थोड़ा इनके बारे में जान लें और उसको और आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 में इटली में पिसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता विनेंजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पिसा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और इस पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी रुचि मैथ में थी। 1586 में उन्होंने अपनी पहली वैज्ञानिक की पुस्तक द लिटिल बैलेंस लिखी। उनकी पहली पुस्तक का नाम था द लिटिल बैलेंस, जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के अपेक्षित घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया था। 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मॉड इंडत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य के पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ भी उन्होंने लगातार गति सिद्धांतों पर परीक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की, जिनसे कि प्रकाशित दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफी उत्तम थी। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टारी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाश गंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परितः 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन द सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रसोद्घाटन किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परितः ही कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परितः। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था, है ना। गैलीलियो को शुरू से मैथ्स फिजिक्स से इंटरेस्ट था। उनके पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बनाना चाहते थे, है ना। तो ये है इनकी जीवनी। हम लोग को साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट क्या किए, है ना। थोड़ा बड़ा उनके बारे में हर जानकारी रखनी चाहिए। गैलीलियो के बारे में भी जो दिया हुआ है, उन्होंने क्या क्या देखा, देखिए। खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टारी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों और छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाश गंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परितः 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया, है ना। अब रहा ये इन्होंने क्या देखा, क्या दावा किया, और उस समय तक विचारधारा के विपरीत था। यहाँ पर जब हमने आनत तल गोली का एग्जाम्पल जब दे रहे हैं, आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़कना, है ना। यहाँ से देखिए, गोली की गति को बदलने के लिए इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में शून्य
असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल के कारण होता है। ऐसा गति विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। गोली कुछ दूर चलने के बाद वह रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, है ना, घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, कम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है। घर्षण बल के कारण, है ना, घर्षण के प्रभाव को कम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल सतह का प्रयोग एवं समतल सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। न्यूटन साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णन करती है, गति को वर्णित करती है। न्यूटन, है ना, न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया और उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन की गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। गति का नाम दिया गया न्यूटन के गति। तो अब है गति का प्रथम नियम इस प्रकार, न्यूटन के 3 गति और नाम दिया गया न्यूटन की गति। तो इनका प्रथम नियम जो है वह इस प्रकार है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया न जाए या कार्यरत न हो, है ना। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। सब पता है, हम लोग क्या टेबल पर चौक है, पेन है, ग्लास है, घड़ी है, मोबाइल, सब कुछ रखा रहता है, लेकिन वे अपनी स्थिर अवस्था में वो बनी रहती है जब तक कि हम लोग उस पर बाह्य बल कार्य करके उसको बाह्य बल लगा के उस स्थान से उस स्थान तक न हटा दें, भेज दें, घिसका दें या ढकेल दें या खींचे, है ना। जब तक कोई बाहरी बल कार्यरत उस पर नहीं होगा वह अपनी अवस्था में बनी रहेगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के विराम अवस्था में, है ना, इसको समझिए, किसी वस्तु की विराम अवस्था मतलब जो पड़ा हुआ है, जीरो है, जिसका वेग स्थान पर रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्यों? वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं और इसी कारण हम लोग गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब है किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभव की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा ही की जा सकती है।
सीट के सापेक्ष हम तब तक विराम अवस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए, है ना। जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए, ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है। ब्रेक लगने पर गाड़ी जैसे रुकी तो उसकी सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है। परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैडल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा कर देता है ना। आजकल आप लोग जान रहे हैं ना, हर जगह बेल्ट बांध के गाड़ी चलाना, बेल्ट लगाना है, बेल्ट लगाना है। आप लोग भी जान रहे हैं इस चीज को। पहले लोग इतना ध्यान नहीं दिया था, ना ही इसके बारे में सोचा था। लेकिन जैसे जैसे दुर्घटनाएं होती है, धीरे 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 और भी पता लगाते जाता है और क्या होना चाहिए वो चीज का इनोवेशन होते रहता है। अब गाड़ी में सुरक्षा बेल्ट बांधना बहुत जरूरी है और उसका क्या फायदा है, देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब दुर्घटना होने लगती है, दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है और इससे बहुत हद तक दुर्घटना को रोका जाता है। बेल्ट बहुत दूर तक आगे नहीं बढ़ पाता है ना, थोड़ा सा गति को कम कर देता है। अब हर जगह ये नियम हो गया कि सुरक्षा बेल्ट बांध करके गाड़ी को चलाइए। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े रहते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है ना। जब बस अचानक चल पड़ती है तो इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर, जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है, वह भी गति में आ जाता है। जो बस के फर्श के संपर्क में हमारा पैर है तो वह भी गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है ना। शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण उस गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है, तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। झुकते हैं ना, आप लोग सबको अनुभव हुआ होगा, सब आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, आप लोग को भी अनुभव है इस चीज का। जब हम मुड़ते हैं तो लगता है कि हम एक ओर झुक रहे हैं और हम गिर रहे हैं, हम एक ओर झुकने भी लगते हैं। तो इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जैसे सीधी गाड़ी चली जा रही है तो हमारा शरीर भी उसी तरह सरल रेखीय गति में बनाए रखना रहता है और उसी गति में हमारा शरीर भी रहता है। ठीक है, जब सीधी रेखा में चलती है तो हमारा शरीर भी सीधी रेखा में रहता है, सरल रेखीय गति में रहता है। लेकिन जब मोटर कार की दिशा को बदलना पड़ता है, कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है ना, इंजन द्वारा असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक और झुक जाते हैं। क्या होता है, शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक और झुक जाते हैं, है ना। जिधर से मुड़ रहे हैं उधर हम झुक जाते हैं। एक वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा हो, है ना। ये चित्र शुरू से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल
या कोई असंतुलित बल उस पर न लगाया जाए, तब तक वह विराम अवस्था में ही पड़ी रहेगी। इसे निम्न गतिविधि द्वारा भी और समझा जा सकता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जब हम लोग बस में बैठते हैं तो हमारा शरीर आधा भाग जमीन बस के फर्श के संपर्क में रहता है ना। जैसे गाड़ी अचानक रुकती है तो मेरा आधा हिस्सा जो रहता है वो भी गति पूरे गति में रहता है, जितनी गति बस की है उसी स्पीड में रहता है। और जैसे ही गाड़ी रुकती है तो हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है और आधा भाग जैसे सीट पर बैठे उसी तरह बैठे हुए हैं। तो ये हो गया जड़त्व के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना। अब है एक्टिविटी। एक्टिविटी 9.6 में दर्शाए गए अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाया। कैरम आप लोग सब लोग खेले होंगे, सबके पास घर में होगा। और हम लोग जहाँ रुपया पैसा वाला खेल खेलते हैं तो गोटी पर गोटी, गोटी पर गोटी सजा के हम लोग रखते हैं, है ना। आप लोग भी खेले होंगे, देखे ही होंगे। तो इसी के एग्जाम्पल से कैरम के एग्जाम्पल से आप लोग को बताया जा रहा है। कैरम की गोटी को हम लोग एक के ऊपर क्रम से सजा के उसको सीधा लंबावत खड़ा कर देते हैं, है ना। और स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों से तीव्रता से हम लोग तिरछा झटका दे करके गोली को मारते हैं, स्ट्राइकर चलाते हैं। गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं ना, हम लोग तेजी से मारते हैं। जब इस नीचे वाली गोटी को खूब तेजी से स्ट्राइकर द्वारा प्रहार करते हैं, तीव्रता से टकराते हैं, तो हम देखते हैं कि केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरों से बाहर आ जाती है ना। नीचे वाली गोटी जो है वह जितना स्पीड में हम स्ट्राइकर चलाएंगे वह उतना ही स्पीड से गोटी बाहर आ जाएगी। शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबावत दिशा में ही नीचे की ओर गिर जाती है। कुछ दूर तक रुकते फिर वो लंबावत ही नीचे की ओर गिर जाती है। ये आप लोग सब देखे होंगे, ऐसा आप लोग करके देख भी सकते हैं या देखे भी होंगे, है ना। तो किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी, तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी ही ढेरी से बाहर आती है, यानी कि बीच की या ऊपर की नीचे की ही गोटी ढेरी से बाहर आती है ना। सेकंड देखिए क्रियाकलाप एक्टिविटीज। कांच के एक खाली ग्लास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता लेंगे और 9.7 के चित्र को देख करके क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर ग्लास में गिर जाता है। और हम एक ग्लास लेंगे, ग्लास के ऊपर में ताश का पत्ता को रखेंगे और पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखेंगे, है ना। क्या रखेंगे, 5 रुपए का सिक्का रखेंगे। पत्ते को अंगुलियों से तीव्र क्षैतिज झटका देंगे, खूब तेजी से हम झटका देंगे। पत्ते को, ताश के पत्ते को तीव्रता से हम लोग इसको झटका देंगे। तो झटका देने से क्या हो जाता है कि पत्ता आगे खिसक जाता है, ताश का पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विराम अवस्था को ही बनाए रखना चाहता है। जिस स्थिति में वो पहले था, पत्ते पर सिक्का विराम अवस्था में था, तो जिस अवस्था में वह सिक्का उस ताश पर था उसी अवस्था को वह बनाए रखना चाहता है ना। तो पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपने विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है और ताश का पत्ता झटक जाता है, सिक्का वहीं पे गिर जाता है, ग्लास में गिर जाता है। उंगली से ताश के पत्ते को झटका देने पर, देखिए चित्र है ना, उंगली से ताश के पत्ते पर झटका देने से पत्ते के ऊपर रखा हुआ सिक्का ग्लास के अंदर गिर जाता है। देखिए सिक्का ग्लास के अंदर गिर जाता है। तो ये रहा 9.7 चित्र में दूसरा एग्जाम्पल।
सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर ग्लास में गिर जाता है। कैरम में था, अपने गोटे अपने जड़त्व के कारण बाकी गोटियां ऊपर लंबवत दिशा में रहता है और नीचे वाली गोटी पर जैसे ही हम जोर से मारते, तीव्रता उसको फेंकते हैं, स्ट्राइकर चलाते हैं, तो नीचे की गोटी निकल जाती है और बाकी सीधे लंबवत धीरे से नीचे की ओर गिर जाते हैं, है ना। ये रहा हमारा जड़त्व का समझने के लिए उदाहरण। अब हम क्रियाकलाप 9.3 देखते हैं। इसमें क्या है कि पानी से भरा ग्लास किसी ट्रे पर रखिए। पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखें। ट्रे को हाथ में पकड़कर ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए। जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए। ट्रे को हाथ से पकड़ के जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए। हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है। तेजी से घूमेंगे तो क्या होगा, गिलास लुढ़क जाएगा और पानी छलक जाएगा। क्यों? क्या आप यह समझे कि प्लेट में कप को रखने के लिए क्यों खांचा बना हुआ होता है ना। प्लेट में जब प्लेट में चाय वाला जो लोग पीते हैं, तो आप देखिएगा कि प्लेट के बीच में पतला सा उभार रहता है, खांचा बना हुआ। क्यों रहता है? वह गिरने से उसे रोकता है ना। तो प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा पतला सा बना रहता है, ताकि अचानक झटका यदि लग जाए, झटका लगने की दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोकता है ना। खांचा में जब उसको रख देते हैं कप को, तो अचानक झटका लगने से वह खांचा कप को गिरने से रोकता है। अब हम देखें कि जड़त्व तथा द्रव्यमान। अभी तक दिए गए उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विराम अवस्था में हो या फिर गतिशील अवस्था में हो। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि वह जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है। यदि वो गतिशील है तो चाहता है कि हम गतिशील ही रहें, और यदि वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है ना। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को ढकेलना धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना ज्यादा आसान है ना, होता है ना। एक पुस्तकों से भरा हुआ बक्सा को धक्का देना और एक खाली बक्से को धक्का देना आसान है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर उतने ही बल से किसी पत्थर पर किक लगाएंगे तो वह थोड़ा सा खिसकता है, या शायद खिसके भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है खिसके भी नहीं। तो हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट भी लगे और खिसके भी नहीं। तो क्रियाकलाप 9.2 में हम 5 रुपए के सिक्के का स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का उपयोग करते हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए सिक्का का उपयोग करते हैं, तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होगी। कम बल की आवश्यकता होगी। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए हमें जितने बल की आवश्यकता होती है, उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है ना। ऐसा नहीं कि हम रेलगाड़ी को ठेलेंगे और वो ठेला जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व
ठेला गाड़ी से अधिक है ना। तो ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व, मास, द्रव्यमान सब ठेला गाड़ी से अधिक होगा। इससे स्पष्ट होता है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होगा और उसके मात्रा के अनुसार मात्रात्मक रूप से द्रव्यमान से वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। जितना द्रव्यमान रहेगा उस हिसाब से उसका जड़त्व ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं, है ना। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है। वस्तु का जड़त्व जो है वह उसका प्राकृतिक गुण है कि या तो विराम अवस्था में रहे या फिर वो गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। हम ये कह सकते हैं आराम से कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जब हम एक बॉल को किक मार के काफी दूर हम भेज सकते हैं, काफी दूर फेंक सकते हैं बॉल को, लेकिन एक पत्थर को, उसी साइज के पत्थर को हम किक मार के थोड़ा सा भी हिला नहीं सकते या थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट करा सकते हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है ना। तो जड़त्व तथा द्रव्यमान ऐसे एक दूसरे के संबंधित हुए, है ना, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो अब प्रश्न है, निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा? रबड़ की गेंद का होगा या फिर उसी आकार का पत्थर का होगा? तो आप लोग सबको पता है किसका जड़त्व अधिक होगा, है ना। किसका जड़त्व अधिक होगा? उसी आकार के पत्थर का, है ना। सेकंड क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें कि जब एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। पहला बार किक लगाया, फिर किक लगाकर गेंद को अपने टीम के दूसरे खिलाड़ी पर पहुंचा, फिर वो किक लगाता है और दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और फिर वो अपनी टीम खिलाड़ी की ओर किक करता है। तो इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है ना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहला खिलाड़ी द्वारा जो किक लगाया जाता है उसमें उसका वेग 0 रहता है ना। पहले तो वेग 0 रहता है, प्रारंभिक वेग। जब वो किक मारता है तब वो u हो जाता है, प्रारंभिक वेग u हो जाता है। दूसरा खिलाड़ी द्वारा गोल की तरफ लगाया जाता है किक, तो वेग में पुनः चेंज आ जाता है। फिर वो जब वो किक मारता है दूसरा खिलाड़ी तो वेग में पुनः चेंज हो जाता है। फिर तीसरा बार में गोल कीपर द्वारा पकड़ना, ठीक है। 2 बार एक खिलाड़ी, फिर सेकंड चांस पे खिलाड़ी 2 बार किक हुआ। तीसरी बार में गोलकीपर द्वारा पकड़ना और अपनी ओर खींचना। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ना और अपनी टीम खिलाड़ी की ओर खींचना, है ना। तो फिर वेग 0 हो जाएगा और गेंद को पुनः, विराम गेंद को पुनः गोलकीपर द्वारा किक मारना। विराम गेंद जो वेग 0 कहता है, तो विराम गेंद को पुनः गोलकीपर द्वारा किक मारना। किक मारता है वो, पूरा खिलाड़ी किक मारता है और फिर 0 से प्रारंभिक वेग u1 हो जाना। फिर वह 0 से प्रारंभिक वेग u1 हो जाएगा। अतः गेंद का वेग, गेंद का जो वेग है वह 4 बार परिवर्तित होता है। गेंद का वेग
4 बार परिवर्तित होता है तथा वस्तु की गति प्रदान करने या गति में परिवर्तन लाने के लिए खींचना, ढकेलना या ठोकर मारना, किक मारना, है ना, करना पड़ा। तो इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। हम लोग उसमें खींच भी रहे हैं और बॉल को ढकेल भी रहे हैं और किक लगा के ठोकर भी मार रहे हैं, किक भी लगाना पड़ रहा है। तो ये हुई उसकी अवस्था। ठीक है। तीसरा है कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है और कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ की शाखा को जब हम तीव्रता से हिलाते हैं, जब तेजी से हम पेड़ को हिलाते हैं तो शाखाएं भी गति में आ जाती है। जैसे पेड़ गति में आ जाती है, उसकी शाखाएं भी गति में आ जाती है। परंतु पत्तियां विराम अवस्था में ही रहना चाहती है और विराम अवस्था में रहती है, तो विराम जड़त्व के कारण पत्तियां इसी अवस्था में रहना चाहती है, अर्थात पत्तियां अवस्था परिवर्तन करने का विरोध करती है, जिसके फलस्वरूप पत्तियां झड़कर कुछ पत्तियां गिर जाती हैं, है ना। जब पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाया जाता है तो शाखाएं गति में आ जाती हैं, परंतु पत्तियां विराम अवस्था में रहती हैं और रहना चाहती भी हैं। उनका जड़त्व के कारण पत्तियां अपनी इस अवस्था में रहना चाहती हैं, अर्थात पत्तियां अवस्था परिवर्तन करने का विरोध करती हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ पत्तियां झड़कर गिर जाती हैं। ज्यादा पत्तियां नहीं, कुछ पत्तियां झड़ के गिर जाती हैं। एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ, उसका भी नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। 4th क्वेश्चन, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसमें यह है कि सबसे पहले है कि जब बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका आंसर हुआ कि पहली स्थिति में जब गतिशील बस अचानक रुकती है तो इस समय स्थिति में हमारा शरीर भी गतिशील होता है। जिस तरह से बस गतिशील है तो हमारा शरीर भी गतिशील होता है, और हमारा शरीर का निचला हिस्सा जो बस के साथ साथ गतिशील है, बस से संपर्क में उसके गतिशील है, वह तुरंत रुक जाता है। जो बस के साथ साथ गतिशील है वह तुरंत रुक जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण अभी भी वह गतिशील में रहना चाहता है, वह चलता ही रहना चाहता है, गतिशील ही रहना चाहता है। तो और बॉडी उस संपर्क में आकर के वह रुक जाता है, बस के साथ गतिशील है और वह तुरंत रुक जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण अभी भी गतिशील रहना चाहता है, और जैसे बस रुकती है तो बस में सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ये अनुभव आप लोग सबको होगा, आप लोग सब बस में बैठे होंगे, सब कार में बैठे होंगे, है ना। इसका अनुभव सबको होगा। तो ये है ये कारण कि आगे झुकने का। और फिर है कि विराम अवस्था से जब गतिशील होती है तो पीछे की ओर क्यों झुकते हैं। उसका भी सेम यही कंडीशन है कि जब बस विराम अवस्था में रहती है तो हम लोगों का शरीर भी विराम अवस्था में रहता है ना। जब बस रुकी हुई है, बस में बैठते हैं तो हम हमारा भी शरीर विराम अवस्था में रहता है। तो जब अचानक बस चल पड़ती है तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो बस की सतह के संपर्क में होने के कारण वह भी तुरंत गतिशील हो जाता है ना। जो बस की सतह के संपर्क में है वो हिस्सा तुरंत गतिशील हो जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी हिस्सा वह विराम जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहने की चेष्टा करता है, और वह रह नहीं पाता है, जिसके कारण वह पीछे की ओर हो जाता है और बस आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग झुकते हैं और क्यों हम लोग पीछे की ओर होते हैं और जड़त्व क्या है।